जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स करने लगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल 12.1। 12.1 न्यूमेरिकल में वो हमसे ये कह रहा है कि कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यानी इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला कूलम लॉ की मदद से हमें आता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका फार्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पहले पढ़ चुके हैं। वो अभी हम देखते हैं किस तरह करेंगे। वो कह रहा है इन दोनों की मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें। याद रखें, मैथमेटिक्स में कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि आपने दोनों क्वांटिटीज की रेशो निकाली। ठीक है, फिर आगे वो ये कह रहा है एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मैस उसने बता दिया, चार्ज भी उसने बता दी। साथ ही वो ये भी कह रहा है कि बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? जाहिर बात है दूसरा ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी उस पे उसका भी मैस यही है, उस पे चार्ज भी यही है। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसमें आगे चल के चले, फिलहाल मैं आगे चल के आपको बताता हूं। इसका डेटा मैंने सामने पहले ही लिख दिया है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। M1 10 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसी तरह M2 की वैल्यू है वो भी 10 ग्राम, जाहिर बात है आइडेंटिकल मैस है, उसकी वैल्यू भी 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गई। Q1 और Q2 की वैल्यू भी बिल्कुल सेम है और ये चार्जेस की मैग्नीट्यूड उसने बताई है 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो का क्या मतलब होता है? 10⁻⁶, वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी उसने बता दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, 10 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो आपके पास ये बन जाएगा 0.1 मीटर। लेकिन इसकी आगे चल के हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप देखिएगा किस तरह। फिर आगे चल के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू उसने बता दी है, ये हमें जुबानी भी याद होनी चाहिए। इसी तरह कूलम कांस्टेंट की वैल्यू उसने बता दी है, ये भी हमें जुबानी याद होनी चाहिए। ओके जी, अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलें तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास है जनाब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, जो हम कूलम लॉ की मदद से पहले से ही जानते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो है G M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड कर देना और रेशो निकाल लेनी है। तो रेशो कैसे निकालेंगे? हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ऊपर लिख दें, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इस सारे को हमने डिवाइड किया ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला से, G M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर हमने आगे क्या करना है, हमने नीचे वाली रेशियो को ऊपर ले आना है, तो वो ऊपर आकर उलट जाएगी। हमारे पास बन जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, नीचे वाली रेशियो जो ऊपर आएगी तो उलट जाएगी, वो बन जाएगी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय G M1 M2। अब हम क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। आर स्क्वायर आप देखें कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया। अब बाकी वैल्यूज जो हैं उनको हम सीधा करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय G M1 M2। ठीक है जी, ओके। अब हम सिंपली वैल्यूज पुट करने लगे हैं। वैल्यूज पुट करने के लिए K की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹। दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, 10 इंटू 10⁻³ किलो, आई मीन सॉरी 20 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ये आप देख सकते हैं यहां पर इनकी वैल्यूज गिवन है, इन वैल्यूज को हमने यहां पे पुट कर देना है। 20 इंटू 10⁻⁶, और दूसरा चार्ज भी बिल्कुल सिमिलर है, 20 इंटू 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11।
और दोनों मैसेज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों मैसेज की वैल्यूज जी बिल्कुल सेम है, 10 ग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं M1 और M2 की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो वो भी हम नीचे पुट कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3। इसी तरह दूसरा मैथ भी बिल्कुल सेम है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3। जब आप इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर बड़ा सिंपल आएगा, 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 14। ये हमारा आंसर। और आंसर में कोई यूनिट नहीं होगा, आप गौर करें, मैंने यहां पर मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा। उसकी वजह ये है कि ये सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है। फोर्स ऊपर भी यूनिट न्यूटन देगी, नीचे भी यूनिट न्यूटन होगा, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल होगा, तो आंसर का कोई यूनिट नहीं आएगा। ओके जी, अब हम मूव करने लगे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अब है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, जिसमें एक सामने आपको डायग्राम नजर आ रही है। वो आपसे ये कह रहा है कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू एज शोन इन द फिगर। अब क्यू चार्ज आपको डायग्राम में सामने नजर आ रहा है। क्यू चार्ज जो है इसकी मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम है। इस क्यू चार्ज के ऊपर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स हमने बतानी है Q1 की वजह से और Q2 की वजह से। आगे चल के हम डायग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने लगे। गौर से देखिएगा, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझ आ गई तो समझे आपको सारा कुछ समझ आ गया। सामने आपको डायग्राम नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे, और मैं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने लगा हूं। जरा गौर से देखिएगा जी। क्यू चार्ज के ऊपर Q1 चूंकि पॉजिटिव है तो Q तो पहले ही पॉजिटिव है, तो Q1 जो है ये Q चार्ज को रिपेल करेगा इस तरफ। तो आपके पास Q चार्ज के ऊपर Q1 की वजह से लगने वाली जो फोर्स है वो ये आ जाएगी F1। इसको मैंने F1 का नाम दे दिया। और जितना एंगल थीटा यहां पे बन रहा था वही एंगल यहां पे बनेगा, क्योंकि यहां भी एक्स एक्सिस के साथ हमने बेसिकली उसी लाइन को एक्सटेंड किया है, उसी स्ट्रेट लाइन को आगे एक्सटेंड किया है, तो जाहिर बात है एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो सेम ही रहेगा। अब मैं F2 की बात करने लगा हूं। F2 कौन लगा रहा है? बेसिकली ये Q2 चार्ज है जो Q चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, जिसे मैंने F2 से जाहिर करना है। Q2 चार्ज चूंकि नेगेटिव है तो जाहिर बात है Q2 चार्ज जो इस तरफ आपको नजर आ रहा है ये Q चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन का मतलब ये है कि Q2 चार्ज Q1 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा ये, और इस फोर्स को मैं F2 से जाहिर कर रहा हूं, ठीक है। और दोबारा वही बात कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही है, इन दोनों लाइन को एक लाइन कट कर रही है, तो दोनों तरफ एंगल बिल्कुल सेम बनेंगे, यानी ये एंगल भी थीटा ही बनेगा जो ये वाला एंगल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल F1 का भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है और F2 का भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ही है। अब डायग्राम में हमने क्या करना है, हमने F1 और F2 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए गौर से देखिएगा, F1 के हेड से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर। अब आपको F1 की टेल से लेके यहां तक इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आपको जो कंपोनेंट नजर आ रहा है ये F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये जो वर्टिकल आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है ये F1 का वर्टिकल कंपोनेंट। F1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर मैं उसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जाहिर बात है वो होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास आएगा F1 cos थीटा, क्योंकि x कंपोनेंट के साथ हमेशा cos थीटा आता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके साथ sin थीटा आएगा, ये बनेगा F1 sin थीटा। इसी तरह F2 को भी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, और F2 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए हम दोबारा वही काम करेंगे, हम इनके F2 के हेड से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर ये। अब F2 का हेड नीचे की तरफ था तो ऊपर की तरफ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
एक्स एक्सिस के ऊपर। F2 की टेल से लेके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, यहां तक F2 का एक्स कंपोनेंट आ गया, और यहां से लेके F2 के हेड तक ये F2 का y कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। इनकी भी वैल्यू मैं लिख देता हूं किस तरह। देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसकी वैल्यू होगी F2 cos थीटा, और F2 के वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू होगी F2 sin थीटा। ठीक है, अब आगे चल के मैं F1 और F2 जो फोर्सेस है उनकी पहले मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं। जरा गौर करें, यहां आपको स्टेटमेंट लिखी भी नजर आ रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स F1 बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q एट डिस्टेंस 1 मीटर इज गिवन बाय। अब जारी बात है, हम जानते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली जो कूलम फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है। जरा देखिएगा, कूलम लॉ की मदद से हमने लिख दिया, इस फोर्स को चूंकि हमने F1 से जाहिर किया हुआ है तो मैं इसको F1 इज इक्वल टू के, एक चार्ज कौन सा है, Q1 है, दूसरा चार्ज Q है, तो आपके पास एक चार्ज आ जाएगा Q1, दूसरा चार्ज Q है, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है तो R का स्क्वायर कर दिया। अब आप यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर दें। K किसके इक्वल है, K आप जानते हैं 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 होता है। Q1 की वैल्यू नीचे आपको लिखी नजर आ रही है, Q1 है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मतलब है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, और Q की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोकूलम, जो आपको तीसरे नंबर पे यहां लिखी नजर आ रही है 4 माइक्रोकूलम। ये आएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। अब आपने क्या करना है, नीचे दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है यहां पे हमें नजर आ रहा है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर, तो नीचे आपने 1 का स्क्वायर कर दिया। जारी बात है 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं डालेगा, तो कैलकुलेट करने पे आपके पास फाइनल आंसर इसका आएगा 0.036 न्यूटन। ओके जी, ये आपके पास F1 की मैग्नीट्यूड आ गई। अगले स्टेप में आपने F1 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है। F1 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप इन दोनों चीजों की वैल्यू लिख दें, ये दो F1 sin थीटा और F1 cos। जारी बात है ये हम डायग्राम में कर चुके हैं, तो यहां सिंपली आपने क्या करना है, आपने इसको राइट डाउन कर लेना। F1x आपके पास आ गया, F1 cos थीटा, इसी तरह F1y आपके पास आ जाएगा F1 sin थीटा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने जैसे आपको सामने लिखा नजर आ रहा है, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है F2 की, जो किन किन दो चार्जेस के दरमियान लग रही है, -Q2 और Q चार्ज के दरमियान लग रही है। और अगर आप डायग्राम में गौर से देखें तो डायग्राम में देखने पे हमें पता चलता है कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान भी, सॉरी इन दोनों चार्जेस यानी Q और Q2 के दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो वही है 1 मीटर, ये जिसको मैंने अभी अभी हाईलाइट। ठीक है, तो अब हम F2 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। F2 का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, K Q2 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब K की वैल्यू पुट कर दें 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। Q2 जो है ये कितना है, यहां पे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है -1 माइक्रोकूलम। यहां पे हम नेगेटिव साइन पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल, तो यहां सिंपली हम पुट करेंगे 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, और Q चार्ज जो पहले भी हमने लिखा है 4 माइक्रोकूलम, जो तीसरे नंबर पे आपको ये Q2 चार्ज, ये Q चार्ज लिखा नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, और नीचे दोनों के दरमियान डिस्टेंस अभी भी 1 ही है, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। इसको भी सॉल्व करने पे आपके पास वही आंसर आएगा जो F1 की मैग्नीट्यूड का आया था, 0.036 न्यूटन। अगले स्टेप में हम F2 को भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं जैसे हमने डायग्राम में किया।
ये देखें, रिजॉल्व द फोर्स F2 इनटू कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो F2 के जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं, इनको मैं रेड कलर में एनसर्कल कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट करना आसान रहे, F2 cos थीटा और F2 sin थीटा। तो अब आपने क्या करना है, F1 की बजाय अब क्या है F2x, F2 का x कंपोनेंट ये बनेगा F2 cos थीटा, और इसी तरह दूसरा कंपोनेंट आपके पास आ गया F2y, दैट इज इक्वल टू F2 sin थीटा। ठीक है जी, ये आपके पास अभी तक की कैलकुलेशन आ गई। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने नेट एक्स कंपोनेंट्स लिखने, यानी आप गौर करें डायग्राम में देखिएगा, दो फोर्सेस आपको नजर आ रही थी जी, यहां पे दो फोर्सेस आपको नजर आ रही थी, एक F1 और एक F2। F1 के एक्स कंपोनेंट्स आपको F1 और F2 के एक्स कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं और F1 और F2 के वाई कंपोनेंट्स भी नजर आ रहे हैं। अब मैं इनको एक तीसरे कलर से मैं पॉइंट आउट करता हूं ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान लगे। देखिए, दो कंपोनेंट्स है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाले, एक F1 cos थीटा और एक F2 cos थीटा, और इन दोनों की डायरेक्शन सेम हॉरिजॉन्टल मेरी तरफ, और दो कंपोनेंट्स y एक्सिस के अलोंग है, एक F1 sin थीटा जो वर्टिकली अबव है और एक F2 sin थीटा जो वर्टिकली बिलो है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब हमने इनका रिजल्टेंट निकालना है, यानी नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नेट वर्टिकल कंपोनेंट निकालना। आगे चल के देखें जी, नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नेट एक्स कंपोनेंट को मैं एफ एक्स के साथ जाहिर कर देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। अब F1x की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी, जरा गौर कीजिएगा, ये आप देखें F1x की वैल्यू हमने लिखी F1 cos थीटा और F2x की वैल्यू लिखी F2 cos थीटा। इनको आगे चल के हम वहां पे पुट करेंगे, F1x की जगह हम लिखेंगे F1x की जगह आ जाएगा F1 cos थीटा और F2x की जगह आ जाएगा F2 cos थीटा। अब आप इनमें से चूंकि cos थीटा दोनों में सेम है तो cos थीटा को आप कॉमन निकाल लें, आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा F1 की मैग्नीट्यूड प्लस F2 की मैग्नीट्यूड। cos थीटा जो है ना ये आपके पास कॉमन आ गया। अब F1 की मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी है, 0.036, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी। F2 की मैग्नीट्यूड भी 0.036 ही आई थी, इन दोनों को हमने यहां पे ऐड कर दिया। cos थीटा जो है, cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा का फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनस। अगर आप पिछली डायग्राम में जाके देखिएगा कि किस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं असल में इस ट्राइंगल, ये वाली जिसको मैंने अभी अभी फिल किया, जो आपको उस तरफ नजर आ रही। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, याद रखें थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है जिसके साथ 90 के एंगल बन रहा होता है वो बेस होती है, ये बेस है 0.6 मीटर, और हाइपोटेनस क्या है, ये हाइपोटेनस है 1 मीटर। अब हम ये वैल्यूज यूज करने जा रहे हैं वहां पे जहां हमने cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो जरा गौर करके सोच के बताएं cos थीटा होगा क्या, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस का मतलब क्या है 0.6 मीटर और हाइपोटेनस का मतलब क्या है 1 मीटर। तो आगे चल के मैं यही वैल्यू पुट करने वाला हूं, यहां मैंने इसलिए बता दिया ताकि आगे चल के आपको याद रहे। अब आपने क्या करना है, आपने बेस की जगह पुट कर देना है, बेस की जगह पुट करेंगे, आपके पास दोनों की 0.036 जो है जिनको हम ऐड कर रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 × 0.036,
क्योंकि 0.036 को 2 दफ़ा ऐड कर रहे हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है। बेस की जगह 0.6 आ गया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्राइंगल में आपको बताया, और हाइपोटेनस की जगह 1 आ गया। ये वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास नेट एक्स कंपोनेंट आएगा 0.043 0.0432 न्यूटन। ये आपके पास नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ ऑफ एक्स आ जाए। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम नेट वाई कंपोनेंट या नेट वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे। आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में मैंने समझाया था कि जो F1 का वाई कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है और F2 का वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ है। दोबारा यहां देखिएगा, देखिए F1 का वाई कंपोनेंट जो F1 साइन थीटा है वो वर्टिकली अबव है, अपवर्ड है, और F2 का वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ। तो अपवर्ड फोर्स को अगर मैं पॉजिटिव लूं और डाउनवर्ड फोर्स को अगर मैं नेगेटिव लूं तो फिर ऊपर वाले कंपोनेंट को पॉजिटिव लिखूंगा और नीचे वाले कंपोनेंट को मैं नेगेटिव लिखूंगा। इस तरह मैं एफ वाई यानी नेट वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जिसे मैं एफ वाई से जाहिर कर रहा हूं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ वन वाई माइनस एफ टू वाई, यानी एफ टू वाई वर्टिकली डाउनवर्ड था तो उसको नेगेटिव लिख दिए। एफ वन वाई किसके इक्वल था, एफ वन साइन थीटा, और एफ टू वाई एफ टू साइन थीटा की। यहां से भी साइन थीटा आपने कॉमन निकाल लेना है। F1 और F2 अंदर ब्रैकेट में आ जाएंगे, F1 माइनस F2, दोनों की वैल्यूज पुट करें। F1 की वैल्यू भी 0.036 थी और F2 की मैग्नीट्यूड भी 0.036 ही थी। साइन थीटा बाहर है। अब चूंकि दोनों की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इसका मतलब है रिजल्टेंट जो आपका आंसर आएगा वो तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ने कैंसिल कर दिया तो आंसर 0 आ गया। सो एफ वाई की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए। आगे चल के हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। जैसे यहां सामने आपको लिखा नजर आ रहा है, द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये जो एफ एक्स और एफ वाई आया इसको इकट्ठा करके लिखें। यानी अब जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, द ग्रैंड रिजल्टेंट फोर्स जो लग रही है, उसकी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। अब जारी बात है, उस फोर्स को अगर मैं एफ का नाम दूं तो उसका एक्स कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है एफ एक्स की शक्ल में और वाई कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है एफ वाई की शक्ल में। तो आप यहां पे किस तरह लिख सकते हैं, एफ एक्स आई है प्लस एफ वाई जे है, अगर मैं इस फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखूं। अब एफ एक्स किसके इक्वल है, जरा गौर करें। एफ एक्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, एफ एक्स किसके इक्वल है, 0.0432। एफ एक्स की वैल्यू ये लिख देंगे और एफ वाई की जगह क्या पुट करना है हमने, 0। तो एफ एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 0.0432 और साथ यूनिट वेक्टर आएगा आई हैट प्लस एफ वाई की जगह 0 आएगा और यूनिट वेक्टर जे हैट। अब 0 जे को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं 0.0432 आई हैट। और जाहिर बात है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया सेकंड न्यूमेरिकल का। ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे। अगला न्यूमेरिकल अब देखते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 12.3, जिसमें स्टेटमेंट में एक दफा पढ़ के आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट में वो कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज Q जिसकी वैल्यू गिवन है -8 × 10⁻⁻8 कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन z एक्सिस। तो सबसे पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या कुछ है, एक तो चार्ज गिवन है -8 × 10⁻⁻8 कूलम,
उसके बाद हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस को हम r से जाहिर कर देते हैं, दैट इज 2 मीटर। और नेक्स्ट हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बड़ी सिंपल है, इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम शो करना है। फर्स्ट कर लें, हमारे पास ये है जी एक एक्स एक्सिस, और फर्स्ट कर लें ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है, और चार्ज हमारा पड़ा हुआ है, फर्स्ट कर लें चार्ज हमारा ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, ये फर्स्ट कर लें ओरिजिन है, और यहां ही चार्ज पड़ा हुआ है। उस चार्ज को मैं एक और कलर से जाहिर कर देता हूं। फर्स्ट कर लें वो चार्ज है ये क्यू चार्ज। अब ये क्यू चार्ज क्योंकि नेगेटिव है तो मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देता हूं, ताकि हम जब फिगर बनाएं तो हमें याद रहे कि क्यू चार्ज नेगेटिव है। अच्छा, एक और काम हम करते हैं, हम यहाँ पर एक तीसरा एक्सिस भी फर्स्ट कर लेते हैं, ये वाला। ये जो थर्ड एक्सिस है इसे मैं एक्स एक्सिस कह देता हूँ, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है इसे वाई कह देता हूँ, और जो वर्टिकल आपको नजर आ रहा है इसे मैं जी एक्सिस कह देता हूँ। जरूरी नहीं होता कि आपने हॉरिजॉन्टल को एक्स ही कहना है, वर्टिकल को वाई कहना है, और जो आउटवर्ड है उसे आपने जी ही कहना है। यहाँ मैंने आउटवर्ड को एक्स बोला है, हॉरिजॉन्टल को वाई बोला, और वर्टिकली अपवर्ड को जी एक्सिस का नाम दिया। अच्छा, अब उसने हमें ये कहा है कि हमने जी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फर्स्ट करना है, जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट पी का नाम दे दूं तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये हमारा काम बड़ा आसान है। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू आर हैट। अब ये आर हैट क्या है, जारी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एज अ वेक्टर देख रहा हूँ। अब ये सारी वैल्यूज जब मैं पुट करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ के की जगह 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। इसी तरह चार्ज की मैग्नीट्यूड में यहाँ पर पुट करता हूँ 8, या चले मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन को भी शामिल कर लेते हैं, उसका फायदा क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। -8 इंटू 10 रेज टू पावर -8, और डिवाइड हम कर देते हैं डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है जी आपके पास, जी डिस्टेंस आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। डिस्टेंस कहां से कहां तक है, डायग्राम में मैं आपको शो कर देता हूं। ये डिस्टेंस असल में ये वाला डिस्टेंस है, ये जो मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूं इसे यहां पर मैंने आर का नाम दिया हुआ है। अब जी आपने करना क्या है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो आर हैट है, इस आर हैट की जगह हम यहां पर लिख देंगे के हैट। उसकी वजह मैं आपको बता, देखिए जरा, अगर मैं इसे नेगेटिव चार्ज फर्स्ट करूं और पॉइंट पी पर यहां ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट पी पर अगर मैं टेस्ट चार्ज फर्स्ट कर लूं, जैसे मैं आपको टेस्ट चार्ज यहाँ पे कंसिडर करके बता देता हूं। टेस्ट चार्ज हम जानते हैं हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप मुझे ये बताएं कि इस टेस्ट चार्ज पर -q चार्ज जो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जारी बात है वो अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी ये एरो मैंने यहाँ पे शो किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चार्ज -q की तरफ है। अब -q की जो डायरेक्शन है वो कौन सी बन रही है, देखिए अगर हम -q से अवे जाएं तो ये डायरेक्शन बन रही है z एक्सिस, जो इस वक्त मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्शन बनेगी। लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है डायग्राम के मुताबिक, तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन आएगी नेगेटिव z एक्सिस की तरफ। नेगेटिव z एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होने का मतलब ये है कि इस तरफ नेगेटिव z एक्सिस, ये है नेगेटिव z एक्सिस जिसे मैं z प्राइम कह रहा हूं। सारी बात है z एक्सिस अगर अपवर्ड है तो z प्राइम डाउनवर्ड होगा, और यही -q चार्ज जो ओरिजिन पे पड़ा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब हम क्या करते हैं,
अब मैंने यहाँ पर आपको याद होगा, मैंने यहाँ पर आपको एक नेगेटिव साइन शामिल करने का कहा था, क्योंकि चार्ट के साथ नेगेटिव साइन है, हालांकि मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव साइन नहीं लिखते। इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे शामिल करने की वजह ये थी कि ये नेगेटिव साइन जो है ये मैं यहाँ पर के हैट के साथ लिख दूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो बनती है जी 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 2, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 2। और इसी तरह यहाँ जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो माइनस के हैट बनेगा। माइनस के हैट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ, तो इसलिए हमारा यही आंसर है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये आपका आंसर है 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 2 माइनस के है। ये इसकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई और साथ आपको मैग्नीट्यूड भी नजर आ